नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते किस सच को हम तलाशने की कोशिश करें, क्योंकि विवाद इतना गहरा चुका है कि ऐसा लगता है कि ये जो कड़वाहट संबंधों में आ गई है, कितना वक्त लग जाएगा इस कड़वाहट को दूर कर पाने में, क्योंकि दूर करने की कोशिशें शुरू तो नहीं हुई हैं बल्कि बिगाड़ने की कोशिशें ज़्यादा दिखती हैं दोनों ही तरफ से। हम बात कर रहे हैं भारत और कनाडा के रिश्तों में आए कड़वाहट की। एक जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे दोनों देशों की तरफ से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आ जा रही हैं, जिससे ये लग रहा है कि संबंध बिगाड़ने पर आमदा ज़्यादा दिखते हैं दोनों देश, ना कि सुधारने पर। और अब अमेरिका, जिसके शुरुआत में ये तेवर दिखे थे कि वो बिल्कुल ही इससे अपने आप को अलग थलग रखना चाहता है, लेकिन गुजरते दिन के साथ अब अमेरिकी सुर जो है वो भी बदल गए हैं, तीखे हो गए हैं, बल्कि कहूँगी कि भारत के प्रति उन्होंने थोड़ा सा जो रुख है अपना कड़ा कर लिया है। और फाइव आइज अलायंस, इन कंट्रीज़ की जो रोल है इनके बारे में भी अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि कनाडा क्या ऐसा हो सकता है कि बिना ये जो इंटेलिजेंस साझा करने वाला अलायंस है, बिना इसको बताए इस तरह का एक सीरियस एलिगेशन भारत पर लगा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं और ये कहाँ आगे लेकर जाएगा दोनों देशों के संबंधों को। और दोनों देश का संबंध इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस वहाँ रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और पीपल टू पीपल कनेक्शन दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा है। जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। तो सीधे सीधे भारतीयों का जो भविष्य है वो भी जुड़ा हुआ है। और आप कह सकते हैं कि कनाडा में जो लोग रहते हैं उनका भी जो है भारत के साथ एक गहरा नाता है। हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने डॉक्टर मुक्तदर खान, जो कि विदेशी मामलों पर उनकी पैनी नज़र है और भारत के दृष्टि से वो पूरी दुनिया को जो है देखते हैं कि पूरी दुनिया में भारत के प्रति या फिर भारत के अगेंस्ट क्या कुछ चल रहा है। डॉक्टर मुक्तदर खान, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। YouTube पे बहुत ही पॉपुलर चैनल है कन्वर्सेशन, और मैं आपको वहाँ पर लगातार फॉलो करती रहती हूँ क्योंकि ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है जो कि इंडिया से जुड़ी हुई हो या फिर वर्ल्ड इंपॉर्टेंस के लिए हो और आप उस पर शो नहीं लाते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर मुक्तदर खान। लेकिन द ऑनगोइंग एपिसोड ऑफ भारत एंड कनाडा डिप्लोमेटिक रॉ, हाउ यू सी इट, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे कंट्रोवर्सी को, और क्या लगता है कि पर्दे के पीछे कहीं कुछ और खिचड़ी तो नहीं पक रही है, या फिर वही दिख रहा है जो हम देख पा रहे हैं, या फिर भारत की मीडिया दिखाने की कोशिश कर रही है, या फिर इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से रिपोर्ट कर रही है? डॉक्टर नेहा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद आई एम बैक ऑन दिस शो। सो आपके सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, नमस्कारम। देखिए, ये खिचड़ी तो बहुत ही मतलब इट हैज सीरियस इम्प्लीकेशंस। जितना आपको नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा उसके पीछे है। मिसाल के तौर पे हम समझते हैं कि ये क्राइसिस ब्रोक आउट लास्ट वीक, जब मंडे को जब जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में एक ऐसा एक सनसनीखेज इल्ज़ाम लगा दिया इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने एक कैनेडियन सिटीजन को कैनेडियन सॉइल पर मारा है, या इंडियन डिप्लोमेट्स आर इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली इन द किलिंग। तो इस तरह के एक्यूजेशंस तो रोग स्टेट्स, ईरान, रशिया और दूसरे मजीद कंट्रीज, इसराइल वगैरह पे लगाया जाता है। तो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, जो आजकल अपने आप को एज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी की माँ की तरह पेश कर रही है। दिस इज एन अनडेमोक्रेटिक एक्ट। लेकिन अब धीरे धीरे जो देखिए, एक तो एक टिट फॉर टैट चल रहा है दोनों तरफ से। कनाडा ने एक डिप्लोमेट को इंडिया के जो रॉ से मुंसलिक है उनको एक्सपेल कर दिया, उसके बदले में इंडिया ने भी एक को एक्सपेल किया। फिर इंडिया ने डिमांड किया कि कनाडा अपनी जो एम्बेसी है, उनका स्टाफ इंडिया के एम्बेसी से 3 गुना ज़्यादा है, उसको कम करें, पैरिटी पे लेकर आए। फिर उसके बाद कनाडा ने एक बहुत ही बड़ा, इंडिया ने ऐसा बड़ा मेजर स्टेप लिया जिसमें उन्होंने बेसिकली वीज़ा प्रोसेसिंग सस्पेंड कर दिया है फॉर कैनेडियन सिटीजन्स। ये बहुत ही मतलब इट इज़ ए बिग स्टेप फॉरवर्ड। लास्ट ईयर इंडिया को कनाडा से तकरीबन 80,000 टूरिस्ट गए थे। तो देखिए, जो ये टूरिस्ट हैं, ए वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर इंडियन कैनेडियंस है। कनाडा में तकरीबन 14 लाख इंडियंस है, और जिसमें से तकरीबन 7,70,000 सिख हैं। सो ये बहुत बड़ा इंडिया का डायस्पोरा है, पंजाब का डायस्पोरा है। इनफैक्ट
इंडिया में जितने परसेंटेज वाइज सिख हैं 2.1%, उतने ही कनाडा में है 2.1। तो आप कह सकते हैं कि दो ऐसे कॉन्टिनेंट्स है, दो कंट्रीज हैं जहां सिख्स हैव ए वेरी सिमिलर प्रेजेंस। लेकिन पार्लियामेंट में कनाडा के ज्यादा सिख है बनिस्बत इंडिया के। तो कनाडा में तकरीबन 17 से 19 सिख हैं, इंडिया के पार्लियामेंट में शायद 13 हैं। सो देयर इज इतनी इम्पोर्टेंट ये रिश्ता है, उसको ऐसा अचानक ऐसा लग रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट, या तो देखिए इंडिया की ब्यूरोक्रेसी बहुत कॉम्पिटेंट है, IFS ऑफिसर इतना आसानी से आप नहीं बनते। तो जो इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है दैट इज वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी स्मार्ट, दे आर केपेबल ऑफ थिंकिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो क्या उन बात का एहसास नहीं हुआ कि इसकी सबसे बड़ी सजा इंडियन कैनेडियंस को ही होगी, इंडियन डायस्पोरा की होगी? मैं 2-3 कैनेडियन टेलीविजन पे 2-3 लोगों के बयान सुन रहा था। एक लड़की तो बेचारी रो रही थी, उसकी शादी फिक्स हो गई है, हर चीज पेमेंट्स भी हो गए हैं शादी खाना, फूड वगैरह, दे हैव मेड ऑल द पेमेंट्स। वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अब वो जा नहीं सकती, वो अपनी ही शादी के लिए वो शिखांड को, नॉट ओनली दैट दे आर गोइंग टू इनकर हेवी लॉसेस, क्योंकि पूरे पेमेंट वगैरह तो वापस नहीं मिलेंगे ना। तो ऐसे कई लोग हैं जो अपने फैमिलीज के साथ कनेक्ट नहीं कर सक रहे हैं। सो इन ए फनी वे इंडिया इज पनिशिंग इंडियंस जो कनाडा में रह रहे हैं, रादर देन पनिशिंग ट्रूडो। अब ये हो सकता है कि उनकी लॉजिक ये है कि ये जो कंस्टिट्यूएंसी जिसको ये वीजाज आर पनिशिंग आर द कंस्टिट्यूएंसी जो ट्रूडो को, जगमीत सिंह की पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसके थ्रू दे सपोर्ट ट्रूडो। तो ये हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो चीजें अब नजर आने लगी हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये मसला कई हफ्तों से चल रहा है और Trudeau has taken this up with America and with India कई हफ्ते पहले। G20 के समिट से पहले कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया गए थे जी to talk about exactly this issue। वहाँ 2-3 दिन भी रहे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स जो अखबार है उसके उनकी रिपोर्टिंग के मुताबिक जो 5 आइज के जो पार्टनर्स है, वहां पे न्यूजीलैंड तो नहीं आता G20 में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, कनाडा और अमेरिका, वो चारों है, 4 आउट ऑफ द 5 आइज। इन चारों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने नरेंद्र मोदी से बात की अबाउट दिस इशू। दे रेज्ड दिस इशू विथ हिम। और कैनेडियन रिपोर्टिंग, कैनेडियन मीडिया कह रही है कि प्राइवेट में इंडिया इज नॉट डिनाइंग कि उन्होंने हरप्रीत सिंह निज्जार के जो असैसिनेशन में उनका हाथ, दे नॉट डिनाइंग दैट इन प्राइवेट, पब्लिकली वो डिनाई कर रहे हैं। सो विच इज ए स्ट्रेंज कन्नडम। और जो डिमांड ट्रूडो कर रहे हैं कि इंडिया कोऑपरेट करें, फिर अमेरिका ने भी ये डिमांड करा कि इंडिया कोऑपरेट विद द कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन। वो क्या कोऑपरेशन सीख कर रहे हैं ये क्लैरिटी नहीं है। देखिए, अगर इनके पास सबूत है कि इंडिया के डिप्लोमेट्स वेर इन्वॉल्व, तो कनाडा क्या रहा है? इज कनाडा वांटिंग टू अरेस्ट इंडियन डिप्लोमेट? क्या कह रहा है उनसे कि आप इन पे से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हटाएं ताकि हम इनको अरेस्ट करें? या कनाडा कह रहा है कि हम इनको इंटरव्यू करते हैं और वी वांट टू फाइंड आउट जो एक्चुअल शूट करें, एटलीस्ट कम से कम वो 3 बंदों को जो पकड़ लें। देखिए विनिपेग में उसके बाद और एक किलिंग हुई विनिपेग में, वो भी वेरी सिमिलर मेथडोलॉजी। हो सकता है दे वर द सेम पीपल हु डिड द शूटिंग, मतलब आई डोंट नो, ये तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो तो व्हाट इज कनाडा सीकिंग फ्रॉम इंडिया वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन अब हमको ये पता चल गया है कि किस तरह का एविडेंस है। कनाडा इज सेइंग कि उनके पास 2 किस्म का एविडेंस है। एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यानी किसी ने उनको आके खबर दी है या इन्होंने किसी पर स्पाइंग की, और दूसरी चीज ये है कि 5 आइज में से एक मुल्क ने इंटरसेप्ट कर लिया इंडिया की कम्युनिकेशंस और उससे सबूत मिल गया। अब मुझे लगता है कि ये 5 आइज का कवर ले रहे हैं बेसिकली टू प्रोटेक्ट या तो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया विच इज स्पाइंग ऑन इंडियन डिप्लोमेट्स। तो देखें ना, आप सबूत जब मांग रही है ना पब्लिक, अगर कनाडा कहता है देखो हमको ये ईमेल्स अमेरिका ने फॉरवर्ड किया, अमेरिका ने इंडियन एम्बेसी के जो ईमेल अकाउंट है उसको हैक किया था और इस वास्ते, तो इट विल बिकम वेरी ऑकवर्ड फॉर दैट कंट्री जिसने वो इंटेलिजेंस हासिल करे। तो आई थिंक दे आर होल्डिंग द एविडेंस बैक टू प्रोटेक्ट द कंट्री जिसने जो स्पाई कर रहा है ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर। सो इट इज गोइंग टू, उसके भी ताल्लुकात इंडिया के साथ थोड़े
चिंताजनक हो जाएंगे अगर इंडिया इज गोइंग टू बी अपसेट अगर उनको पता चला कि अमेरिका इज द कंट्री या न्यूजीलैंड है या बर्तानिया भी अगर है विच इज स्पाइंग ऑन देम, एंड आई एम सस्पेक्टिंग इट इज ब्रिटेन मोर देन द यूएस, क्योंकि जी हाँ, so it's going to become very awkward. तो इस वजह से भी there is a hesitancy to present the evidence in public. लेकिन जिस तरह से इंडिया is putting pressure on Canada, मुझे लगता है कि they might actually make it public या they will leak it to the media and pretend कि अरे मीडिया हैक कर दिया, इस तरह की भी चीजें वो कर सकती है। जी डॉक्टर मुक्तदर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी देश का जो दामन है इससे अछूता रह गया, कि कोई कंट्री किसी दूसरे के लिए स्पाई ना करता हो, कोई जो एजेंट है वहाँ पर जो एक्टिव ना हो। ये लगभग कॉमन सी बात है अपने देश की सिक्योरिटी के लिए, या फिर जो अलग अलग वजह होती हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। हम चाहे यहाँ के इंडिया के रॉ की बात कर ले या फिर सीए की बात कर ले, अलग अलग देशों में ऐसी खुफिया एजेंसियाँ होती हैं। लेकिन इसका बहाना बनाया जाना, कहीं ना कहीं ये बात गले से उतरती नहीं दिख रही है कि जब आपके पास सबूत हैं तो आपने सबूत दिया क्यों नहीं। अरिंदम बागची कहते हैं कि हमारे साथ कोई जो है इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई, सिर्फ एलिगेशन लगाया गया है, और ट्रूडो भी अभी ताज़ा स्टेटमेंट में यही कह रहे हैं कि हमने जो है एलिगेशन के बारे में जानकारी दे दी थी। लेकिन सबूत कहाँ है? आखिर इसको जो फाइव आइज अलायंस के कवर में छिपाने की कोशिश हो रही है, तो क्या आप इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स का रोल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है इंडिया के साथ? जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि कंट्रीज स्पाई ऑन एवरीबॉडी, फ्रेंड्स एंड फोर्स दोनों के ऊपर, और मैं तो इसे गैर जिम्मेदाराना समझूंगा कि नहीं कर रहे हैं स्पाई। आपको याद है कि ओबामा के ज़माने में पता चला था कि द CIA हैड हैक्ड एंजेला मार्केल का सेल फोन एंड इट हैड बिकम वेरी ऑकवर्ड। बट मतलब जो संजीदा लोग थे चैनल पर, मुझे भी बुलाया गया था, एंड आई सेड, आई मीन व्हाई इज एनीबॉडी सरप्राइज्ड। लेकिन उसको रिवील करने में, मिसाल के तौर पे, अब मेरा एक जीमेल अकाउंट है, मेरा एक याहू अकाउंट है, मेरा एक स्कूल का, यूनिवर्सिटी का यूडेल वाला अकाउंट है। अगर आप सबूत देते हैं तो मुझे पता चल जाएगा आप मेरे कौन से अकाउंट फॉलो कर रहे हैं ना जी। तो I can then clean that up and maybe change the password, जो भी करें उसको ठीक है। So उस तरह से even though we know कि everybody is spying on everybody, when the evidence is provided, आपको पता चल जाएगा कि इनका penetration कहाँ हुआ है। Right. So you will take countermeasures. So from a tactical perspective, वो it is not a very, मतलब हर मुल्क will hesitate। और देखिए, it is not just के कौन सा अकाउंट हो गया, उससे कनेक्टेड कौन से बंदे शायद हैक कर रहे हैं यूएस एम्बेसी में या ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में दिल्ली में, ये सारी चीजें पता चल जाएगी इंडिया को वंस दे सी द एविडेंस व्हिच कंट्री हैज डन इट, राइट। अगर इमेजिन न्यूजीलैंड कर रहा है तो न्यूजीलैंड के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, सडनली इंडिया विल upgrade their surveillance of New Zealanders ना, उनके ऊपर वो ज्यादा नजर रखना शुरू। So that is why I think there is a hesitancy to immediately release। दूसरी चीज है कि it is quite possible कि they have already shared the intel with India, और India is not accepting this evidence as conclusive evidence, बोल रही होगी ये circumstantial है या नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो बाइडन हैज ऑलरेडी डन अ बिग फेवर टू इंडिया कि ये मसले को G20 से पहले रिलीज होने नहीं दिया ना। बेसिकली ट्रूडो के ऊपर बहुत प्रेशर डाला कि कीप क्वाइट टिल G20 इज ओवर। तो द यूएस हैज हेल्प्ड इंडिया हैव ए वेरी सक्सेसफुल G20 दो तरह से। एक, ये स्कैंडल बाहर रखा, क्योंकि अगर ये पहले रिलीज हो जाती, सोचिए आप अगर 9 तारीख को या 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रूडो दिल्ली में ये बात कह देते तो G20 गई ना डाउन द ड्रेन। सब इसी चीज के बाद आज देख रहे हैं आप लोग, मैंने खुद अपने चैनल पे 4 शोज किए हैं इसके ऊपर पिछले 24 आवर्स, फिर दूसरे चैनल्स पे एटलीस्ट मेरा 7वां या 8वां शो है जी। यूएन जनरल असेंबली का एनुअल सेशन चल रहा है, कोई फिक्र ही नहीं, नो वन इज पेइंग अटेंशन टू UNGA। इस पे जो अटेंशन जा रहा है, यू नो व्हाट डिड ट्रूडो से, व्हाट डिड अरिंदम से, इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम जी, उस पे ज्यादा अटेंशन है बनिस्बत UN के स्पीचेस के लिए। सो दिस वुड हैव सक्ड द ऑक्सीजन अवे फ्रॉम G20। तो एक वो था, और दूसरा बाइडन हैज आल्सो मेड श्योर कि G7 ने अपने जो यूक्रेन को से ताल्लुक जो डिमांड्स थे उसे पीछे लिया, ताकि देयर कुड बी ए
Delhi declaration. So Biden has done 2 favors to India G20 के कॉन्टेक्स्ट में. तो उसका फेवर के रिटर्न में देखिए आप, मोदी इज नाउ इनवाइटिंग जो बाइडन टू द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन. तो ये टिट फॉर टैट चल रहा है. बट जेक सलिवन ने जो स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने जो ही बेसिकली स्पोक अबाउट बाइडन की जो स्पीच थी यूक्रेन को लेकर यूएन में, उसके बाद उन्होंने आके व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो हो रही थी, तो उसमें इन लोग देख रहे हैं, मैं उनको बताता हूँ, उनको तो नहीं पता होता ना प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें लीडर्स सवाल जवाब लेते हैं रिपोर्टर से और उनको जवाब देते हैं ऑन पॉलिसी इश्यूज. इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं दूसरे कंट्रीज में. तो यहाँ पे जेक सलिवन से सवाल पूछा गया अबाउट इंडिया, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज की. उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट का जो आर्ग्यूमेंट था कि इंडिया का सपोर्ट जो कर रहा है अमेरिका, उसके वजह से अमेरिका और कनाडा के बीच में दरार पड़ रही है. सो ही सेड कि ये बात गलत है. अमेरिका स्टैंड्स विद कनाडा. अमेरिका और कनाडा बहुत क्लोज एलाइज है, इसमें कोई दरार नहीं पड़ रही. इंडिया और कनाडा दोनों अमेरिका के साथ है. तो अगर आप देखें अमेरिका और जो फाइव आइज बरतानिया इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया के जो बयान आता है, दे सेड जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक जबान है, ओ वी आर वेरी कंसर्न अबाउट दिस, लेकिन नन ऑफ देम, मतलब तवज्जो तो इस बात पे है कि दे डिडंट सपोर्ट कनाडा, बट नोबडी इज नोटिसिंग कि दे आल्सो डिडंट सपोर्ट इंडिया. इंडिया को सपोर्ट किया उन्होंने. ये नहीं कहा कि हाउ कैन इंडिया डू दिस, व्हाई इज ट्रूडो मेकिंग दिस बेसलेस एलिगेशंस, व्हाई इज ट्रूडो सेइंग दिस, वेयर इज द एविडेंस. इस तरह की बातें हो सकती थी ना. अगर आप पुतिन से पूछते यही सवाल, या कोई इंडिया के जो फ्रेंड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वो तो इमीडिएटली कहते हैं वेयर इज द एविडेंस, हाउ कैन ट्रूडो मेक दीज एलिगेशंस विदाउट एनी, इस तरह की बात. लेकिन ये जो कैनेडियन एलाइज है, दे हैव नॉट कंडेम्ड ट्रूडो फॉर व्हाट ही डिड एट ऑल. उन्होंने सिर्फ ये क्या किया, कंसर्न बाय दिस एलिगेशन. जेक सलिवन ने तो कहा किसी कंट्री को हम एक्सेप्शन नहीं देते इस तरह के रूल ऑफ लॉ को वायलेट करना. एंड देन दे asked India to cooperate with Canada. Right. So उनकी demands of India है. There are no demands of Canada. So I don't know why India's media is completely misreading this and saying कि Canada के allies are not condemning India, but they are not abandoning Canada either. लेकिन जो भारत की मीडिया की तो बात मैं नहीं करना चाहूँगी, वो उन पे तो अब जो प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसी की बात है, और वर्ल्ड रैंकिंग में वो कितने पीछे हैं. और अब तो यहाँ का जो ऑपोजिशन है उसने बायकॉट भी कर दिया है कुछ, क्योंकि वो उन जो अनबायस रिपोर्ट्स के लिए अब वो इनफेमस हो गए यहाँ पर. लेकिन इस बीच मैं ये समझना चाहती हूँ मुक़द्दर खां कि अलग थलग करने की कोशिश इंडिया को तो की जा रही है. जेक सलिवन का जो स्टेटमेंट आया है कि कोई स्पेशल एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, तो इंडियन डिप्लोमेट्स को किस तरह से लेना चाहिए. इस बीच मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जयशंकर पहुँचे हुए हैं यूएनजीए में, और वहाँ पर शायद इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जा सके. आपको लगता है कि इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं विदेश मंत्री जयशंकर यूएनजीए में वहाँ पर बैठे हुए हैं और अलग अलग डिप्लोमेट्स के साथ, या फिर जो भी बातें वहाँ पर होंगी, क्योंकि जेक सलिवन ने भी कहा है कि वो जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनके साथ, जो हाई लेवल के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बातचीत चल रही है. देखिए, देयर आर स्पीच एक्ट और एक्शंस, दो अलग चीज होती हैं. तो एक चीज आप अल्फाज से कुछ बोल देते हैं ना. सो कनाडा ने बेसिकली 3 चीजें की हैं. एक, उन्होंने एक्विजिशन किया विच इज ए स्पीच एक्ट, अल्फाज का इस्तेमाल किया और डिप्लोमेटिक हमला कर दिया इंडिया के ऊपर, वो भी पब्लिक में, राइट, पार्लियामेंट में किया उन्होंने कनाडा. दूसरा, उन्होंने इंडिया के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया. तीसरा, उन्होंने उसको मल्टीलैटरल बना दिया इंस्टेड ऑफ बायलैटरल. फ्रांस को भी घेर लिया, बर्तानिया वगैरह. तो इन हिज इनिशियल स्टेटमेंट ही जस्टिन ट्रूडो ने कहा, आई हैव शेयर्ड दिस इंफॉर्मेशन विद आवर एलाइज, और बर्तानिया, फ्रांस और यूएस को उसने मेंशन किया. इंडिया ने टिट फॉर टैट से आगे चले गई इंडिया. तो एक तो उन्होंने मतलब एक्विजिशन का जवाब कह दिया कि दिस इज एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड, तो दैट इज 1 for 1. फिर उन्होंने एक एक्सपेल कर दिया एक डिप्लोमेट, दैट इज अगेन टिट फॉर टैट. फिर उसके बाद
इंडिया वेंट वन स्टेप अहेड और डिमांड किया कि आप आपके एम्बेसीज की जो स्टाफ है उसको ना सिर्फ साइज में कम करें बट क्वालिटी में भी, मतलब रैंक पैरिटी लेकर आए. आई थिंक कनाडा हैज 2 डेप्यूटी हाई कमिश्नर्स, इंडिया हैज ओनली 1 डेप्यूटी हाई कमिश्नर. तो इस तरह से वो रैंक पैरिटी भी लेकर आए. सो इंडिया टुक वन स्टेप फॉरवर्ड. और फिर जो वीजाज इंडिया ने जो कैंसिल किए वो एक मजीद एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा स्टेप हो गए आगे लेके. फिर तीसरी चीज इंडिया ने एक वर्बल फायर भी कर दिया बाय कॉलिंग कनाडा ए सेफ हेवन फॉर टेररिज्म. जिस तरह के इल्जाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे लगाया जाता है वो कनाडा को उसी ब्रैकेट में डालने की कोशिश कर रहे हैं. सो इन दैट सेंस या तो जयशंकर विल हैव टू वॉक बैक few things, you know, या तो वीजा वाली बात थोड़ा पीछे ले लें या he has to do something because he can't continue to do this and also try to normalize relationship. क्योंकि अब वो जिस भी मिलेंगे वो whether he meets with Blinken से मिलें या अगर ट्रूडो, I don't know whether he's still in Washington, अभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे थोड़े घंटे पहले. तो अगर ट्रूडो से उनकी मुलाकात हो जाती है on the sidelines, तो I know what Canadians and Americans are now going to say. Canadians तो ये कहेंगे कि आप हमसे कोऑपरेट करें, हमारे जो हम इतने दिनों से आपसे जो चीज पूछ रहे हैं, you're frustrating us, please cooperate with us, जो वो चाह रहे हैं. But it will be very interesting to see what the US says, or who unfortunately will not be available to us publicly. We can guess later on. लेकिन एटलीस्ट हमारे पास यहाँ रिपोर्टर्स ना कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फाइंड कि हो क्या रहा है. सो वी माइट इवन सी कवरेज जैसा ब्लूमबर्ग के घोष ने तो क्लियर कर दिया था ना कि ये तो G20 से पहले से ये चीजें हो रही, जब तक हमको नहीं पता चला था. फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने भी ये बात खोल दी कि बाइडेन हिमसेल्फ रेज्ड दिस इशू विद मोदी इन दिल्ली. So even though the countries have not issued statement, the media is able to investigate this issue and find. So I'm hoping कि और थोड़ी information मिलेगी इस मसले पर. But let me tell you this much कि ये कनाडा और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ये बहुत पुराने और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. मैं एक क्लास पढ़ाता हूँ साउथ एशिया पर, तो मैं साउथ एशिया में कनाडा को भी इंक्लूड करता हूँ. 1-2 दिन कनाडा पे भी मैं डिवोट करता हूँ कि देयर इज सच ए ह्यूज इंडियन पॉपुलेशन. आप टोरंटो में देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर भी एक सीख रह चुके हैं. अब करंटली डिफेंस मिनिस्टर अनीता हैं. सो देयर इज वेरी प्रोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ इंडियन कैनेडियंस उस सोसाइटी में. और $8 बिलियन का ट्रेड है दोनों मुल्कों के बीच में, एंड इट्स ऑन पैरिटी. 4 बिलियन एक्सपोर्ट करती है इंडिया, 4 बिलियन इंपोर्ट करती है. हर साल 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा को इंडिया से. लास्ट ईयर 1,40,000. और ये मेरे ख्याल से मेनी ऑफ देम आर नॉट जस्ट कमिंग टू स्टडी, दे आर कमिंग टू प्रोबेबली बिकम कैनेडियंस. राइट. तो कनाडा का जो पॉपुलेशन का क्राइसिस है, मतलब ट्राइंग टू वेस्ट में तो पॉपुलेशन डिक्लाइन जो हो रहा है, इट इज बीइंग कॉम्पनसेटेड बाय इमिग्रेशन. लेकिन जो कनाडा का जो इमिग्रेशन पॉलिसी है इट इज मेरिटोक्रेसी बेस्ड ना, वो नंबर पे पॉइंट्स देते हैं आपको बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन. सो दे आर कैरी पिकिंग फ्रॉम इंडिया, मतलब वो दे आर क्रेम डे ला क्रेम को लेने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग हर बंदे. हाँ. सो कनाडा के लिए तो कह सकते हैं आप, जहां तक इंडिया का सवाल है वो 5 उंगली घी में कहते हैं ना, सर कढ़ाई वाली बात है. सो व्हाई आर दे ट्राइंग टू रूइन दिस रिलेशनशिप. और ये क्राइसिस खत्म होने के बाद भी मुझे यकीन है कि इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात विल नॉट क्विकली रिटर्न टू नॉर्मलसी. डॉक्टर मुक्तदर, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब आप कहते हैं कि जयशंकर की बात आपने कही या फिर जिस तरह से आपने एलिबरेट किया इस पूरे एपिसोड को, लेकिन 2 सवाल मेरे सामने निकल कर आए हैं. ये जाहिर सी बात है कि भारत में मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, दुनिया में सभी देशों को ये पता है कि इस मोदी सरकार का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो किस तरह का है. अगर पार्लियामेंट में ट्रूडो इस तरह की बात कहेंगे तो क्या रिएक्शन आ सकता है इंडिया की तरफ से, या फिर दूसरे देशों को भी पता है? क्योंकि मीडिया ब्रीफिंग तक नहीं करने दी गई थी जो बाइडेन को G20 न्यू दिल्ली समिट के दौरान. तो जब पहले से ही पता होता है कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकते हैं, उसके बावजूद 1 by 1 स्टेप्स लिए गए कनाडा की तरफ से या फिर जो अलाइज कंट्रीज की तरफ से, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सोचा समझा प्लान भी हो सकता है. डॉक्टर मुक्तदर.
इस तरह की चीजें, मतलब कंस्पिरेसी थियरीज कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल है. इट इज नॉट दैट इजी टू कोऑर्डिनेट. जो 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 जस्टिन ट्रूडो ने देखिए जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया है, इट इज अ हाफ बेक्ड प्लान. उन्होंने कहा कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया बीइंग कनेक्टेड, और पूरा उन्होंने एविडेंस भी नहीं दिया, और मुसलसिल कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन गोइंग. तो अगर आप इन्वेस्टिगेशंस आर स्टिल ऑन गोइंग, तो आप नतीजे तक पहुंचने से पहले क्यों पब्लिक में बयान दे रहे? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये आया है फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट कि दिस इंफॉर्मेशन वाज लीक्ड टू ग्लोब एंड मेल, जो उनका अखबार है कनाडा का एक. सो द इंफॉर्मेशन वाज लीक्ड टू इट. तो अगर वो अखबार में छप जाता तो इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट टू कनाडा एज वेल एज इंडिया. तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खुद ये बयान दे दिया, टू प्रीएम्प्ट द रिपोर्ट दैट वाज गोइंग टू कम आउट इन ग्लोब एंड मेल. सो दैट इज द रीजन व्हाई ही वेंट अहेड अर्ली. लेकिन दैट contradicts the fact कि ये already मतलब Canada has been talking to India and the US and England और दूसरे allies को लेकर India has been talking. दूसरी चीज ये है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी का posture है, they are thinking कि Canada is a weak link in the West, और इंडिया, देखिए इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कॉन्फिडेंस इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. G20 इंडिया में हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हुआ है. तो दे आर यूजिंग फॉरेन पॉलिसी फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस. आप तो शायद पता नहीं आप G20 के वक्त दिल्ली गई या नहीं, लेकिन लोग मुझे कह रहे हैं कि हर 15 फीट पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, और सिर्फ इकलौते उन्हीं की तस्वीर थी जी, और कुछ नहीं. इट इज सो इंटरेस्टिंग. मतलब he did not allow anybody else to shine. सिर्फ मोदी ही मोदी था पूरा G20. मतलब जयशंकर साहब को भी शाइन करने नहीं दिया. फॉरेन मिनिस्टर वाज नॉट शाइनिंग. दूसरे मिनिस्टर्स को तो पता ही नहीं था, राइट? सो इट वाज अ वेरी, मतलब एक बहुत ही सेल्फिश एंड नार्सिसिस्टिक प्रोजेक्शन था. पूरा का पूरा G20 वाज यूज, और वो it is going to go into the domestic campaign. वो चंद्रयान के साथ देखें आप, हाफ तो चांद पे वो और हाफ मोदी. तो so it is like that, चांद पे ग्रहण लग गया ऐसा लग रहा था मुझे जब मैं देख रहा था. So this is the इंडिया का एटीट्यूड ऐसा हो गया है currently. So I think Canada is feeling the pressure. Canada को India should not take lightly, because Canada is a NATO ally of Britain and US वगैरह. Canada is a member of G7. Canada is a member of Five Eyes. बहुत पुराने. और ये जो अमेरिका के लिए जो नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी राइट नाउ इज यूक्रेन. उसके बाद चाइना है. तो यूक्रेन के मसले में Canada is investing a lot of money and resources fighting Russia. So Canada is very critical to the West. India should not underestimate Canada की importance to the West. But ये और बात जरूर है कि the US also sees India as necessary to the West to balance China, और ना सिर्फ from a military perspective alliance की वजह से. In the long run America will want military bases in India जहाँ से वो चाइना को घेर सकें और चाइना के ऊपर थ्रेट कर सकें. ऑलरेडी टेम्पररी अमेरिका के शिप्स को इजाज़त मिल गई है ऑन वेरियस इंडियन पोर्ट्स टू स्टॉप and repair वगैरह, which is it's acting like a base. Right. तो but the next step ये है कि वो they are actually जो de-risking की जो पॉलिसी है ना, कि they want to, जो अमेरिका और वेस्ट की डिपेंडेंसी है ऑन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, उसको कम करने के लिए they need alternative places. तो वो इंडिया is one of the main ones. जैसा अब आईफोन इंडिया में बनता है, so they want to move manufacturing out of China into India. तो उस तरह से इंडिया हैज ग्रेट स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल एंड द वेस्ट हैज बीन इन्वेस्टिंग इन इट. अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट हैज रिड्यूस्ड द स्पीड विथ विच द वेस्ट इज एम्ब्रेसिंग इंडिया. वो कहता हूँ मैं, ब्रेक लगा के गाड़ी चलाने की ऐसी बात हो गई है, क्योंकि एक तो वो रशिया के जो ऑयल खरीद रहा है, इंडिया हैज बीन ए कांस्टेंट problem. दूसरा, India is not condemning Russia for the Ukraine war. That is also a diplomatic problem for America. So
is why the West is moving a bit slowly with India. तो वो समझ रहे हैं कि it's like saying कि मतलब मैं थोड़ी सी सेक्सिस्ट बात हो जाएगी, बट देखिए जब आप किसी को डेट करते हैं ना तो बहुत चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं जो शादी के बाद शायद आप ना करें। राइट मुझे याद है मेरी बेगम को तो मैं बहुत पसंद था शादी से पहले, जो शादी के दूसरे दिन मुझे पता चला कि ना तो मुझे कपड़े पहनने आते हैं ना तो मुझे शर्ट और पैंट, मुझे कुछ भी नहीं आता है। शी वाज क्वाइट फ्रैंकली टेलिंग मी अरे ये करो वो करो, पर शादी से पहले तो नहीं कहते। तो इट्स लाइक दैट अमेरिका इज स्टिल कोर्टिंग इंडिया एंड सो दे डोंट स्पूक इंडिया, बट दे आर नॉट हैप्पी विद दिस। मैं आपको ये साफ कह सकता हूँ कि और ये देखिए पाकिस्तान में पिछले चंद महीनों में 2 लोग मारे गए हैं। एक जिनका कनेक्शन खालिस्तान से था, मेरे ख्याल से नाम उनका परमजीत सिंह, और एक जिसका कश्मीर से ताल्लुक था। वो इनफैक्ट ही हैड अबैंडन्ड एक्सट्रीमिज्म और वो स्कूल वगैरह में काम करते, बट दे वर बोथ किल्ड। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ बयान नहीं आया, बट इंडियन उनकी जो प्रॉक्सी मीडिया में लोग हैं दे वर ब्रैगिंग कि हमने मारा, जाके घुस के मारा। जी। तो पिछले चंद 7-8 महीनों में ऐसे केसेस हुए हैं कि खालिस्तानी सपोर्टर्स हैव डाइड अननेचुरल डेथ्स। सुना के यूके में भी कोई जहर खा के मर गया है। हाँ, so there are several cases happening where India's enemies are dying unnatural deaths. So is India behind it? We don't know. But the thing is, if India is doing that, अब इंडिया तो कह रहे हैं हम हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारे नेशनलिज्म, मैस्कुलिन नेशनलिज्म, 56 इंच का जो सीना है उसको हम डंके की चोट पे बाहर इंडिया के इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। बट इट इज नॉट इन द इंडियाज इंटरेस्ट डिफेंड। देखिए इंडिया बनना चाहता है विश्व गुरु, इंडिया बनना चाहता है एक ऐसा मुल्क जो इकोनॉमिक बेसिस पे या मिलिट्री बेसिस पे रेस्पेक्ट नहीं चाहना चाहता है, वैल्यूज के बेसिस, मूल्य के बेसिस पे इंडिया वांट्स रेस्पेक्ट, सॉफ्ट पावर का रोल प्ले करता है। हाँ बिल्कुल। तो दिस इज, इफ अगर यह बात साबित हो जाती है कि इंडिया डिड कमिट दीज एक्शंस, तो उसके 2 नतीजे होंगे। एक तो बीजेपी के लिए दिस विल बी ए बिग विन इन इंडिया, और आप देखें जैसा कैंपेन शुरू होने लगेगा यू विल हियर ए लॉट ऑफ बीजेपी लीडर्स जो फॉरेन पॉलिसी में नहीं है, डोमेस्टिक पॉलिसी में, बड़े डंके की चोट पे कहेंगे कि हमने कनाडा को सबक सिखा दिया, हमने मुसलमानों को गुजरात में सबक सिखा दिया। ये तो अमित शाह ने कह चुके हैं ना 2-3 बार। सो दे विल से दिस इन कैंपेन एंड रिमाइंड पीपल के देखो वी आर डूइंग दिस टफ थिंग्स अब्रॉड। सो फॉर बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी तो ये इलेक्शन स्लोगन इज गोइंग टू बी ए बोनांजा। लेकिन इंडिया के सॉफ्ट इमेज के लिए, इंडिया के सॉफ्ट पावर के लिए दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड इन द लॉन्ग रन, बिकॉज जो लिबरल्स हैं दूसरे कंट्रीज में, जो स्कॉलर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह हैं, दे आर टेकिंग नोट ऑफ दिस एंड दे आर ऑलरेडी वेरी एंग्री। बाइडेन के खिलाफ काफी अपसेट हैं लोग कि ही इज लुकिंग द अदर वे ऑल द टाइम फॉर इंडिया। खासतौर से मणिपुर के बाद भी अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, इतना संगीन, मतलब 2 हफ्ते तक वहां पे वायलेंस चलते रहा, अभी तक जारी है, अभी भी टेंस हो चुका है फिर से। कल भी कर्फ्यू था इम्फाल में। So the situation has not improved. Nobody is asking questions, ना कोई जवाब दे रहा है। Right. So it is, यहाँ पे there are more and more people are getting irritated कि आप दूसरे मुल्कों के बारे में तो बड़े जल्दी से ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठा लेते हैं। जी हाँ। और देखिए अगर आप पिछले 1 साल से देखें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो क्रिटिसिज्म हुई है वेस्ट से, यानी ह्यूमन राइट्स वगैरह की, दे आर ऑल कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इंडियाज ट्रीटमेंट ऑफ इट्स रिलीजियस माइनॉरिटीज। एग्जैक्टली। और तो ये जो मुद्दा है, बाज लोग I have actually heard, और मैंने थोड़े इटालियन मीडिया के साथ और साउथ अमेरिका के 2-3 मेजर अखबारात के साथ इंटरव्यूज दिए हैं, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो लोग लाइक 3rd और 4th सवाल वाज अबाउट इज दिस एन एक्सटेंशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स इल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो वो दे आर नॉट सीइंग इंडियाज एग्रेशन इन कनाडा एज एंटी खालिस्तान मूवमेंट, but Sikh community, anti-Sikh movement.
कहीं ना कहीं जिस तरह से मोदी सरकार की कार्यशैली रही है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी जो फॉरेन पॉलिटिक्स है, इसका बहुत ही एक अच्छा मिश्रण कर रहे हैं मौजूदा सरकार, और इसका पूरा फ़ायदा भी उठाती हुई नज़र आती है। लेकिन जब बात हम देखते हैं कि अभी मुझे याद आ रहा था जयशंकर की विदेश नीति कैसी रही है, वो चीन को लेकर कहते हैं कि वो बड़ी इकॉनमी है, हम उनसे सीधे सीधे इस तरह के जो है युद्ध मोल नहीं ले सकते, क्योंकि आप देखते हैं तवांग को लेकर या फिर पूर्वी लद्दाख में लगातार जो है एक बफर जोन को लेकर एक तनाव बना हुआ है, और जिनपिंग के साथ लगातार जो है इस पर तनाव गहराता जा रहा है। ऐसे में जो विदेश नीति है जयशंकर की, कहीं ना कहीं कनाडा में क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि वो वहाँ पर हैं यूएनजीए में और ऐसी मुलाकातों का दौर शुरू करेंगे जिससे कि थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जा सके, थोड़ा सा जो टेंशन है वो थोड़ा सा कम किया जा सके? देखिए, जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, इट इज़ इन ए वेरी स्वीट स्पॉट। अगर आप इकोनॉमिक हालात देखें इंडिया के, जीडीपी ग्रोथ यकीनन है, इट हैज़ बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, और चंद अनकरीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी तकरीबन 8% के करीब है, और जो इन्फ्लेशन है वो भी 6-7% के करीब है। अमेरिका में इतनी धूम हो रही है इन्फ्लेशन को लेकर, डेमोक्रेट्स डरे हुए हैं कि जो बाइडन हार जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन के वजह से, और अमेरिका का इन्फ्लेशन इज जस्ट 3.7%। तो इंडिया में तकरीबन डबल है इन्फ्लेशन। उसके बावजूद इंडिया का सीन ऐसा है कि जब राम मंदिर इनॉग्रेट होगी तो पब्लिक सब भूल जाएगी। जो अनएम्प्लॉयड है उनके पास तो वक्त ही वक्त रहेगा रोड पे जाके नाचने गा के मनाने के लिए, और महंगाई हो तो भी ठीक है, एक वक्त का खाना कम खा लेंगे, लेकिन दे विल स्टिल वोट फॉर नरेंद्र मोदी। कनाडा में वैसा नहीं है। कनाडा में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है या अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, that it will immediately have an impact on the election. Public will vote the existing government out. तो जो सेंसिटिविटी है, मतलब ट्रूडो और क्या लेके, मतलब अगर उनकी गवर्नेंस इज नॉट डिलीवरिंग तो उनके पास ऐसा कोई कल्चरल मुद्दा तो नहीं है जिसके बेसिस पे वो कंटिन्यू टू विन इन द इलेक्शंस ना, जैसा ट्रम्प के पास है। डोनाल्ड ट्रम्प तो कहेंगे ना अपने, मैं अमेरिका के ट्रेडिशनल अमेरिका को बचाना चाह रहा हूँ, मेक अमेरिका ग्रेट, गोरों की हुकूमत, क्रिश्चियंस की हुकूमत। सो ही हैज ए कल्चरल वेपन, बट ट्रूडो हैज नो कल्चरल वेपन जिसके बेसिस पे वो इकोनॉमिक फेलियर्स को ऑफसेट कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रेड वगैरह का जो अगर सिचुएशन खराब होता है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, तो उससे ट्रूडो पे ज्यादा नुकसान होगा बनिस्बत नरेंद्र मोदी का। So in that sense, Modi has an incentive to escalate this. And Trudeau does not have the incentive to escalate, और Trudeau पे definitely pressure है from America and Britain कि भाई let's not break the camel's back वाली बात है इंडिया के साथ एकदम। We don't want to lose India on just this issue. So ये लगता है कि America should probably step in, take this situation behind the scenes, public की नजर से इसको निकालें और try to resolve the matter off the record। लेकिन resolution अगर off the record कुछ हो भी जाता है ना, तो I have a feeling कि जो इंडिया की मीडिया है और जो बीजेपी के डिफरेंट स्पोक्स पर्सन है वो तो इसको लेके भागेंगे, दे विल रन विद दिस इन द इलेक्शन। ये ट्रम्प ने बहुत जबरदस्त दिवाली का गिफ्ट दे दिया है और ये पटाखे वो फोड़ते रहेंगे इलेक्शन तक। सो इन दैट सेंस मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जो कर्नाटका का इलेक्शन हुआ ना, तो कर्नाटका इलेक्शन के बाद मेरे शो के बाद जो कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, तो कई सौ ने आके कहा कि यही लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट डाला इन असेंबली इलेक्शन, यही लोग मोदी को वोट डालेंगे नेशनल इलेक्शंस में, बिकॉज नेशनल इलेक्शन इज आल्सो अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, अबाउट फॉरेन पॉलिसी। याद है 2019 का इलेक्शन वाज सो इम्पैक्टेड बाय द पुलवामा और बालाकोट वगैरह। तो सो ये एक तरह से दिस इज द न्यू बालाकोट। अब ये अमेरिका वो
पाकिस्तान में घुस के नहीं मार रहे हैं, अब तो वेस्ट में घुस के मार रहे हैं, कनाडा में, राइट? तो सो इट इज दैट काइंड ऑफ उसका वो फ्लेवर आ गया है। और अब ये जो अनंतनाग में जो वाकया हुआ है, अगर उसका भी अगर इंडिया कोई डिप्लोमेटिक या कोई मिलिट्री जवाब देता है पाकिस्तान को, तो सो द जिंगोइस्टिक फॉरेन पॉलिसी विल बिकम ए मेजर कैंपेन फॉर मोदी। यू आर राइट। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सब के बीच जब मैं थोड़ा सा सिख कम्युनिटी के बारे में भी बात कर लेना चाहूँगी, क्योंकि किसान आंदोलन के समय से ही एक ये इमोशंस है कि जो दूरियां हैं वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा गहरा गई हैं, और जब मैं कनाडा को देखती हूँ तो वहाँ पे भी कुछ कमोबेश ऐसे हालात हैं। तो डोमेस्टिक यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है पॉलिटिक्स में, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इस सिचुएशन को अफोर्ड कर सकती, क्योंकि वो छोटे छोटे दलों के पास भी जा रहे हैं और एनडीए में शामिल करने की कोशिशें लगातार जारी है, क्योंकि डे बाय डे जो अपोजिशन अलायंस है इंडिया, ये इट इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। देखिए, अभी जो सीरीज ऑफ क्या कहना चाहिए स्टेट इलेक्शंस होंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में वगैरह, तो दे विल बी ए बेटर इंडिकेटर के क्या नतीजा आएगा। पंजाब में तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, अब आम आदमी पार्टी शायद इज इन चार्ज ऑफ पंजाब। तो एक तो ये जो आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट का जिक्र किया, उसमें भी लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आर अपसेट कि ट्रूडो ने मदाखलत की थी। ही मेड कमेंट्स अबाउट द फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो वो पब्लिक कह रही है कि भाई अगर आप फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बोलते हैं तो वो क्या इंटरफेरेंस नहीं है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो आप हमसे कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि खालिस्तान के मुद्दे को लेकर अगर याद है कि देयर वर सम चैनल्स इंक्लूडिंग आई थिंक अर्नब गोस्वामी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को बेसिकली खालिस्तानी पेंट करने की कोशिश की थी। सो देयर इज दैट। हाँ, तो एक किस्म से इंडिया में जो हाइपर नेशनलिस्ट हैं वो तो बड़े दे आर वेरी अपसेट एंड एंग्री विद द खालिस्तानी मूवमेंट, और खालिस्तानी वॉइसेस वोकल हो चुके हैं डायस्पोरा में, इसमें कोई बात नहीं है। एम्बेसीज पे अटैक्स हुए हैं इंडिया के, सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट पे इंडिया अटैक हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू टेम्पल्स पर भी स्लोगनिंग वगैरह वैंडलिज्म हुई है। सो ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, कनाडा, यूएस में देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी इंडिया एक्सप्रेशंस हो रहे हैं लेड बाय द खालिस्तानी मूवमेंट। लेकिन पिछले 3-4 दिन में मैंने अपने चैनल पे 4 शोज किए हैं इस कनाडा के ऊपर। तो मुझे ईमेल्स आ रहे हैं, यानी लोग आर वर्किंग हार्ड फाइंडिंग आउट माय ईमेल एड्रेस, और ये मोस्टली सिख हैं कनाडा से। तो पहले तो मुझसे बार बार ये कह रहे हैं कि भाई यस द वॉइसेस, मतलब दे आर नॉट ऑल खालिस्तानी, जो जितने भी सिख हैं वो सारे के सारे खालिस्तान सपोर्टर्स नहीं हैं। तो ये बात बड़ा तबका है जो इसके अगेंस्ट है, बहुत बड़ा तबका है जो नहीं चाहता ये। जी, इनफैक्ट जब नरेंद्र मोदी शायद कनाडा गए थे तो ही वाज इनवाइटेड टू स्पीक एट ए वेरी बिग गुरुद्वारा इन कनाडा, और कई सिख वॉइसेस हैं जो आर बीइंग साइलेंस्ड हु आर नॉट विद द खालिस्तान मूवमेंट। मतलब भाई बहुत सफ़र की है सिख कम्युनिटी इस खालिस्तान। 1980s में इंदिरा गांधी के ज़माने में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ऑफिशियल फिगर कहते हैं कि 400 मारे गए, लेकिन कई लोग मारे गए। फिर इंदिरा गांधी के डेथ के बाद भी, असैसिनेशन के बाद भी कई, मतलब दिल्ली में काफ़ी, तो लोगों को उसका ट्रॉमा अभी भी बाकी है ना। और ये वही कम्युनिटी है जिसके ऊपर पार्टीशन के वक्त भी बहुत ज़्यादा जुल्म, trauma after trauma after trauma they have experienced. So to basically paint the whole community as villain, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो it is important कि इंडिया में लीडर्स जिम्मेदाराना बयानात दें, खासतौर से ये जो क्रेजी मीडिया है उसको ज़रा कंट्रोल करें कि इसको हिंदू सिख टेंशन में ना बदलें, कन्वर्ट करें। ये that is one. But the other thing is कि ये प्रेजेंट क्राइसिस अगर ख़त्म भी हो जाती है तो पीपल
इंडिया विल कंटिन्यू टू प्रेस कनाडा ऑन द खालिस्तान मूवमेंट, जो वहाँ पे बहुत बैठा हुआ है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, मुझे कई सिखों के ईमेल्स वगैरह आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर, ही इज द लीडर ऑफ द इंटरफेथ कम्युनिटी, जो सिख हैं यहाँ पे डेलावेयर में। तो मैं इनसे उनको कनेक्ट कर दे रहा हूँ कि भाई आप इनसे टिप्स लें ऑन हाउ टू एंगेज ऑन दिस इश्यू विद द मीडिया, विद लोकल लीडर्स। लेकिन व्हेन आई से मेनी, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे 40-50 ऐसे मैसेजेस आए फ्रॉम इम्पोर्टेंट पीपल इन कनाडा सेइंग के भाई प्लीज मेक श्योर टू मेक द पॉइंट कि नॉट ऑल सिख्स आर विद द खालिस्तान मूवमेंट, वी आर ऑल वेरी प्राउड इंडियंस, वी आर वेरी प्राउड and India is my country too. I like the singer statement after this whole controversy, शुभ जिनका कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया, कि इंडिया इज माई कंट्री टू। तो इस तरह की जो है बहुत सारे इस तरह के इमोशंस हैं राइट नाउ जो कनाडा में इंडियंस। और इंडिया में तो ये मूवमेंट बिल्कुल ही देयर इज नो प्रेजेंस एट ऑल, ना। आपको देखें कि वो बंदा अमृतपाल सिंह गायब हो गया, खत्म हो गया सिस्टम, लाइक नोबडी इवन टॉक्स अबाउट इट, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत ही अच्छी बातचीत रही आज। मुक्तदिर खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा द ट्रुथ में आए और इस विवाद को समझने में और इसकी सच्चाई तक पहुँचने की हमने कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका। और अब चर्चा द ट्रुथ में दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप अपना फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके फीडबैक का हर रोज़ इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते होगी मुलाकात। धन्यवाद।